हेलो एंड वेलकम टू दिस क्लास ऑफ टू डायमेंशनल ज्योमेट्री। मैं रफ़ीक अहमद। पिछले वीडियो में हमने एलिप्स की डेफिनेशन और एलिप्स की स्टैंडर्ड इक्वेशन पढ़ी थी। आज हम एलिप्स के बारे में इन टॉपिक्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। एलिप्स की शेप व्हेन ए इज़ ग्रेटर देन बी ऑन द बेसिस ऑफ कर्व ट्रेसिंग, वक्र अनुरेखण के आधार पर भी और डायरेक्टली भी एलिप्स की आकृति कैसी होती है। दूसरा, एलिप्स के बारे में जो शब्दावली है, जो टर्मिनोलॉजी है। तीसरा, एलिप्स का सेकंड पेयर ऑफ फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स, नेता और नाभि का द्वितीय युग्म। इसके अलावा एलिप्स की शेप जब उसका बी बड़ा हो। इन बातों को हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। ये तो हमने पिछली वीडियो में देख ही लिया कि जो एलिप्स की इक्वेशन आई थी वो थी x² / a² प्लस y² / b² इज इक्वल टू 1। ये एलिप्स की स्टैंडर्ड इक्वेशन आई थी। इस इक्वेशन में ए क्या था वो हमें पता ही है। वो जो दो बिंदु आए थे ए और a', उनके मिलाने वाले इस रेखाखंड a' को हमने 2a माना था और इस रेखाखंड के मध्य बिंदु O को मूल बिंदु माना था। तो ये जो OA दूरी है और ये जो OA' दूरी है, ये दूरी a थी। a से a' तक की पूरी दूरी 2a थी। तो ये a तो वो कांस्टेंट है। और b क्या था? b² हमने माना था इस कांस्टेंट को a² × 1 - e²। ये जो स्टैंडर्ड इक्वेशन आया था एलिप्स का, उसमें एक्सिस का चयन हमने इस तरह से किया था। इस O को मूल बिंदु, इस लाइन को x एक्सिस और ये y एक्सिस थी। तब ये इक्वेशन आया था एलिप्स का। हमने एलिप्स पर एक जनरल बिंदु P लेकर उसके कोऑर्डिनेट्स x y मानकर उन x y में संबंध स्थापित किया था, तो ये इक्वेशन आया था। अब हम आएँ कि एलिप्स की आकृति कैसी होती है, शेप कैसी होती है। तो ये जैसा चित्र में दिखा रखा है, ये एलिप्स होगा। यानी अगर वो बिंदु P इन कंडीशंस पर मूव करे कि उसकी नाभि S से डायरेक्ट डिस्टेंस PS, मान लो नाभि यहाँ पर है S, और उस बिंदु P की इस नेता LN से लांबिक दूरी PM का अनुपात E बना रहे, जहाँ E एक कांस्टेंट है 0 और 1 के बीच, तो ये P जहाँ जहाँ जा सकता है उन सारे P की उन सारी स्थितियों को मिलाकर जो कर्व बना वो एलिप्स हुआ। तो एलिप्स की आकृति ऐसी होती है, दीर्घवृत्त की आकृति ऐसी होती है। अब इस आकृति को ऑन द बेसिस ऑफ कर्व ट्रेसिंग देखें कि ये कैसे पता लगा कि आकृति ऐसी होती है। तो वक्र अनुरेखण एक चैप्टर है जो आपका सेकंड पेपर है, उसमें जो अवकलन वाली बुक है उसमें वक्रों के अनुरेखण के बारे में बताया गया है। वक्र अनुरेखण या कर्व ट्रेसिंग, उसमें हम वक्र का समीकरण दिया होने पर वक्र की आकृति का अंदाजा लगाते हैं। उस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि एलिप्स की शेप ऐसी होती है। वो बहुत डिटेल में तो तभी समझ में आएगा जब हम ये चैप्टर पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ हम शॉर्ट में उसको रिवाइज कर रहे हैं। तो उसमें होता है कि अगर वक्र का समीकरण में x की केवल समघात हो, इवन पावर हो, यानी x की जगह -x रखने से कोई चेंज ना आता हो, तो वक्र y अक्ष के सापेक्ष सममित होता है। तो ये जो एलिप्स है, ये y एक्सिस, ये वाली जो अक्ष है, इसके सापेक्ष सममित है, सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू दिस लाइन। सममित है का मतलब इस लाइन के राइट साइड में वक्र की जैसी शेप है वैसी ही इस लाइन की लेफ्ट में भी होगी। y की घात भी सम है वक्र के समीकरण में। y पे 2 पावर है यानी इवन पावर है, और इसका मतलब है कि इस इक्वेशन में y की जगह -y कर दें तो कोई चेंज नहीं आएगा। और इसका मतलब होता है कि अगर वक्र का समीकरण ऐसा हो जिसमें y की केवल समघात हो, यानी y की जगह -y रखने से कोई चेंज नहीं आता हो,
तो इसका मतलब होता है कि वो वक्र एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक होता है। तो ये वक्र ऐसा भी है, ये एक्स अक्ष के सापेक्ष सममित है, यानी एक्स अक्ष के जितना ऊपर ये फिगर होगा वैसा का वैसा ही फिगर एक्स अक्ष के नीचे भी होगा। तो ये जो एलिप्स है एक्स और वाई दोनों की घातें सम हैं, तो ये दोनों अक्षों के सापेक्ष सममित है। इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें हैं जिनके आधार पर वक्र की या एलिप्स की ये इक्वेशन बनी है। तो इसको मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ कि वक्र की आकृति या इस एलिप्स की आकृति ऐसी ही क्यों आई, वो हम कर्व ट्रेसिंग में डिटेल में पढ़ लेंगे। आप ये याद रख लें कि आकृति ऐसी होती है। ये आकृति जस्ट लाइक एन एग, जैसे आप एक अंडा होता है उस जैसी दिख रही है चित्र में, लेकिन वो बहुत अंतर है। जो अंडा या एग होता है वो एक 3D फिगर होता है, एक सॉलिड फिगर होता है। ये प्लेनर शेप है, एक समतल पर है, जैसे अंडे की छाया होती है वैसा मान सकते हो। अब इलिप्स के बारे में, शेप पर हम डायरेक्ट आ गए, हम शेप को के बारे में बहुत डिटेल में नहीं जा रहे हैं, यहाँ 2D में उसकी उतनी आवश्यकता नहीं है, कर्व ट्रेसिंग में हम इसको डिटेल में ले लेंगे। अब हम आते हैं इसकी शब्दावली पर। जैसा कि हमने देख ही लिया था कि ये जो बिंदु है वो इसकी नाभि कहलाता है एस, और इसके कोऑर्डिनेट्स भी हमने ज्ञात किए थे, वो आए थे AE, 0 नाभि के निर्देशांक। और ये जो फिक्स रेखा थी वो नेता थी, और नेता की इक्वेशन आई थी x बराबर A/E। हम जानते हैं कि E यहाँ पर 1 से छोटा है, यानी 0 इज लेस देन E इज लेस देन 1। और इसका मतलब है कि अगर इसको A से मल्टीप्लाई कर दें तीनों को, तो 0 इज लेस देन AE इज लेस देन A, और क्योंकि E 1 से छोटा है तो A से बड़ा होगा A/E। इस बात को ध्यान रखें। तो मूल बिंदु से दाईं तरफ जाते हुए क्रम ये रहेगा, पहले नाभि आएगी AE दूरी पर, O से AE डिस्टेंस पर नाभि S आएगी, उसके बाद O से A डिस्टेंस पर बिंदु A आएगा A डिस्टेंस पर, और फिर O से A/E डिस्टेंस पर ये नेता आएगी, जहाँ नेता एक्स अक्ष को काटती है। ये बिंदु हमने मानक समीकरण ज्ञात करते समय K माना था। तो OS छोटी दूरी होगी, OA और बड़ी होगी, और OK और बड़ी दूरी होगी, ये इनका क्रम होगा। तो ये बिंदु नाभि कहलाएगा। ये जो बिंदु है A, ये इस दीर्घवृत्त का शीर्ष कहलाता है, और इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं A,0, क्योंकि O से यहाँ तक की दूरी हमने A मानी थी। ये शीर्ष हो गया, ये नाभि हो गई, ये नेता हो गई। ये जो O बिंदु है ये दीर्घवृत्त का केंद्र कहलाएगा, सेंटर। अभी फिलहाल आप ये समझ सकते हो कि जो दीर्घवृत्त के बिल्कुल बीचों बीच में बिंदु है वो केंद्र होता है। वैसे केंद्र की अपने आप में अलग डेफिनेशन है, और उस डेफिनेशन को भी हम पढ़ लेंगे। फिलहाल हम और बातें देखें। या अगर केंद्र की डेफिनेशन को हम अभी समझें तो वक्र का केंद्र वो बिंदु कहलाता है जिससे गुजरने वाली हर जीवा उस बिंदु पर समद्विभाजित होती है। जैसे ये दीर्घवृत्त का ये केंद्र क्यों है, क्योंकि इस बिंदु से गुजरने वाली जो भी जीवा होगी उसका यही बिंदु मध्य बिंदु होगा, यानी उस जीवा का ये मिडिल पॉइंट होगा। इस बिंदु से गुजरने वाली और कोई जीवा ले लें तो उस जीवा का भी ये मध्य बिंदु होगा। इस बिंदु से गुजरने वाली कोई और जीवा ले लें, उसका भी ये मध्य बिंदु होगा। तो वक्र के अंदर वह बिंदु जो उस बिंदु से गुजरने वाली हर जीवा का मध्य बिंदु हो, या उस बिंदु से गुजरने वाली हर जीवा उस बिंदु पर समद्विभाजित होती हो, बाइसेक्ट होती हो, वो बिंदु केंद्र कहलाता है। तो केंद्र की एक्चुअल डेफिनेशन ये होती है। लेकिन फिलहाल हम समझने के लिए भी कह सकते हैं कि इस इलिप्स के अंदर बीचों बीच में जो पॉइंट है वो केंद्र कहलाता है, और उसी को हमने मूल बिंदु माना था। तो यहाँ इस मानक दीर्घवृत्त के लिए मूल बिंदु ही केंद्र होता है, यानी सेंटर O होगा और उसके कोऑर्डिनेट्स 0, 0 होंगे। व्यास की भी अपनी अलग टेक्निकल डेफिनेशन होती है। एक वक्र के समांतर जीवाओं, किसी वक्र के एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो अनंत जीवाएं हैं, उन सब जीवाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा व्यास कहलाती है।
ये व्यास की सही डेफिनेशन है, लेकिन फ़िलहाल हम बदल के समझने के लिए ये कर लें कि ऐसा बिंदु या जो केंद्र है उससे गुजरने वाली कोई भी जीवा व्यास कहलाती है। तो ये दीर्घवृत्त के इस केंद्र से गुजरने वाली ये जीवा ऐसे कोई भी जीवा बना देंगे जो केंद्र से गुजरती है तो वो व्यास कहलाएगी। ये एक बात हो गई। अब इन व्यास में से हम देखेंगे कि दीर्घवृत्त के जो व्यास हैं वो अलग अलग लंबाई के होते हैं। वृत्त में तो सारे व्यास एक ही लंबाई के होते हैं। तो दीर्घवृत्त में जो सबसे बड़ी लंबाई का व्यास है A' से A तक, ये कहलाता है दीर्घाक्ष। A' से A तक ये जो है ये दीर्घाक्ष कहलाती है, यानी मेजर एक्सिस। और सबसे छोटी लंबाई का व्यास ये होगा, ये जो बिंदु है दीर्घवृत्त का, जहाँ पर दीर्घवृत्त y अक्ष को काटता है, ये हम दीर्घवृत्त के समीकरण में रख के निकाल सकते हैं। y अक्ष का समीकरण x बराबर 0 होता है। x बराबर 0 रख के y के लिए सॉल्व करेंगे तो y की दो वैल्यूज आएंगी, b और -b। तो y अक्ष और दीर्घवृत्त का 1% बिंदु तो ये होगा 0, ये वाला, और 1% बिंदु नीचे होता है जिसको हम b' नाम दे देते हैं नॉर्मली, और उसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0, -b। तो ये जो दीर्घवृत्त का व्यास है ये सबसे बड़ा होता है, इसे हम दीर्घाक्ष कहते हैं। और ये जो सबसे छोटा व्यास होता है वो लघु अक्ष कहलाता है, लघु अक्ष। जो कि इस चित्र में BB' या B' है, माइनर एक्सिस। तो ये मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस कहलाते हैं दीर्घवृत्त के। ये शब्दावली ध्यान रखें। दीर्घाक्ष की लंबाई 2a होती है, जैसा कि इस चित्र में हम देख रहे हैं। A से और A' तक के जो दूरी है, A' से A तक की जो दूरी है, ये दीर्घवृत्त का दीर्घाक्ष है और इसकी लंबाई 2a होती है। और इस दीर्घाक्ष का समीकरण, यानी ये दीर्घाक्ष एक रेखा है और इसका समीकरण होता है y बराबर 0, क्योंकि दीर्घाक्ष x अक्ष है। लघु अक्ष ये वाली लाइन है और लघु अक्ष y अक्ष है, तो लघु अक्ष का समीकरण तो होगा x बराबर 0, और लघु अक्ष की जो लंबाई है b से b' तक की दूरी, ये o से b तक की दूरी स्मॉल b है और o से b' तक की दूरी भी स्मॉल b है। तो ये b से b' तक की दूरी 2b हो जाती है। तो 2b दीर्घ वृत्त के लघु अक्ष की लंबाई हो जाती है और उस रेखा का समीकरण, लघु अक्ष एक लाइन है तो रेखा का समीकरण होगा x बराबर 0, क्योंकि वो रेखा y अक्ष है। फिर इनके हाफ को भी हम शब्द देते हैं, जैसे अर्ध दीर्घाक्ष, ये जो लंबाई है OA, ये कहलाएगी सेमी मेजर एक्सिस या अर्ध दीर्घाक्ष, वैसे ही OA'। और ये जो OB है ये कहलाएगी सेमी माइनर एक्सिस, यानी अर्ध लघु अक्ष, और उतनी ही OB' है। तो ये जो दीर्घवृत्त का लॉन्गेस्ट व्यास है, लॉन्गेस्ट डायमीटर है, यानी सबसे बड़ी लंबाई का व्यास है, वो कहलाता है दीर्घाक्ष या मेजर एक्सिस, और ये वाला कहलाता है लघु अक्ष या माइनर एक्सिस। और इन दोनों अक्षों को मिला के, दोनों अक्षों को हम संयुक्त नाम दे सकते हैं मुख्य अक्ष। दीर्घवृत्त की मुख्य अक्ष या मेजर एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस यानी दोनों को मुख्य अक्ष कहते हैं। उनमें से जो सबसे लंबी है उसको दीर्घाक्ष और सबसे छोटी है उसको लघु अक्ष भी बोलते हैं। ये दीर्घवृत्त के से संबंधित कुछ शब्द हो गए। ये जो A बिंदु है कैपिटल A, और इधर उसके सिमेट्रिक जो दूसरा बिंदु है A', ये कहलाते हैं दीर्घ अक्ष के सिरे, एंड पॉइंट्स ऑफ मेजर एक्सिस, और इनको हम दीर्घवृत्त के शीर्ष भी कहते हैं। और सिमिलरली B और B' ये लघु अक्ष के सिरे कहलाते हैं। तो ये दीर्घवृत्त से संबंधित कुछ शब्दावली हो गई। इसके बाद हम आते हैं सेकंड पेयर ऑफ फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स बाय सिमेट्री। जैसा कि हम देख रहे हैं कि ये जो दीर्घवृत्त का समीकरण है ये एक्स वाई और ए और बी के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक है। यानी अगर हम इस इक्वेशन में x की जगह y और y की जगह x, यानी x और y को परस्पर एक्सचेंज कर दें और साथ में a और b को भी परस्पर एक्सचेंज कर दें, तो ये इक्वेशन अनचेंज्ड रहेगा। x की जगह y, y की जगह x और a की जगह b, b की जगह a रख दें तो ये इक्वेशन ऐसी की ऐसी रहेगी।
और इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग ये होगा कि अगर इधर बिंदु S जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं ए ई 0 ये नाभि है, तो O से बाईं तरफ यहाँ एक बिंदु और होगा S डैश जिसके कोऑर्डिनेट्स होंगे -AE, 0 और जैसे ये भी दीर्घवृत्त की नाभि हो जाएगी, जैसे ये नाभि है, क्योंकि उस बात को हम इसकी बजाय ऐसे देखना बेटर रहेगा कि इसमें x की जगह -x और y की जगह -y रखें तो कोई चेंज नहीं आएगा। तो x अक्ष के जो स्थिति दाईं तरफ होगी वही स्थिति बाईं तरफ भी होगी, और y अक्ष के जो स्थिति ऊपर होगी वही स्थिति नीचे भी होगी, और इसलिए ये अगर नाभि है AE, 0 तो एक दूसरी नाभि दीर्घवृत्त की इधर भी होगी -AE, 0। सिमिलरली ये जो रेखा है जिसको कि हम नेता बोल रहे हैं और उसका समीकरण था रेखा x बराबर A/E, ये मूल बिंदु से AE दूरी दाईं तरफ है y अक्ष के समांतर, तो मूल बिंदु से AE दूरी बाईं तरफ y अक्ष के समांतर ही ये जो एक और रेखा है L डैश N डैश नाम दे दें इसको, तो ये रेखा जिसका समीकरण होगा रेखा x बराबर -A/E, ये भी दीर्घवृत्त की नेता होगी। तो जैसे इस तरफ ये नाभि और ये नेता है, सिमिलरली बाईं तरफ भी यहाँ एक नाभि और यहाँ एक नेता होती है, लेकिन ये करस्पॉन्डिंग है, यानी इस नाभि के संगत ये नेता है तो इस नाभि के संगत ये नेता होगी। और इसका मतलब क्या है कि ये भी नाभि और नेता होंगी, उसका मतलब यह है कि जैसे P बिंदु दीर्घवृत्त पर है तो P की इस नाभि से दूरी PS और इस नेता से लांबिक दूरी PM का अनुपात E रहेगा, वैसे ही इस बिंदु P की इस नाभि से दूरी PS डैश और इस वाली नेता से लांबिक दूरी PM डैश का भी अनुपात E ही रहेगा। इसी बिंदु की PS बटे PM भी E होगा और PS डैश अपॉन PM डैश ये भी E होगा, इसलिए ये भी नाभि नेता हैं। ये हम सब बहुत डिटेल में ना लेके इसका कारण सम्मिति से ही ले रहे हैं। तो ये द्वितीय नाभि नेता युग्म हो गया, लेकिन यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि इस नाभि के संगत ये ही नेता होगी और इस नाभि के संगत ये रेखा ही नेता होगी। ऐसा नहीं होगा कि नाभि ये ले लें और इस रेखा को नेता के रूप में लें, तब नहीं होगा। यानी P बिंदु की इस नाभि से दूरी PS और इस नेता से लांबिक दूरी PM डैश, वो अनुपात E नहीं आएगा। इधर वाली नाभि लिए तो इधर वाली नेता लेंगे और इधर वाली नाभि लिए तो इधर वाली नेता लेंगे। तो इस तरह से ये जो दीर्घवृत्त है उसकी ये नाभि और ये नेता होती हैं। सिमिलरली इधर भी एक नाभि और उसके संगत इधर एक नेता होती है। इस नाभि जो कि सेकंड नाभि है, इसके कोऑर्डिनेट्स -AE, 0 होते हैं और इस नेता का समीकरण x बराबर -A/E होता है। परवलय में हमने नाभिलंब या लेटुस रेक्टम पढ़ा था। नाभिलंब या लेटुस रेक्टम वो यहाँ भी होता है और मतलब भी उसका वही होता है। अक्ष के लंबवत और नाभि से गुजरने वाली जीवा, उसे हम नाभिलंब कहते हैं। यहाँ इस दीर्घवृत्त में ये नाभि और ये इसकी दीर्घाक्ष, तो दीर्घाक्ष के लंबवत और नाभि S से गुजरने वाली ये रेखा, ये नाभिलंब होता है। इस नाभिलंब का समीकरण तो ऑब्वियस है, क्या है, ये रेखा भी y अक्ष के समांतर होगी और मूल बिंदु से AE दूरी पर है, तो नाभिलंब का समीकरण हो जाएगा x बराबर, नाभिलंब का समीकरण तो हो जाएगा x बराबर AE और एक इधर भी होगा दूसरी तरफ, तो हम दो इक्वेशंस लिख सकते हैं। नाभिलंब एक तो इधर वाली नाभि से गुजरने वाली और अक्ष के लंबवत जीवा, ये वाली नाभिलंब होगी, और एक इस नाभि से गुजरने वाली और अक्ष के लंबवत जीवा, ये भी नाभिलंब होगी। इस वाले नाभिलंब का समीकरण होगा रेखा x बराबर -AE और इस नाभिलंब का समीकरण होगा रेखा x बराबर AE। ये नाभिलंब के ऊपरी सिरे हैं और ये नाभिलंबों के निचले सिरे हैं। नाभिलंब की लंबाई कितनी होगी वो
हम देखेंगे कि ये जो नाभिलंब है इसकी लंबाई 2b² होगी। वो कैसे होगी उसको हम ड्राइव कर सकते हैं या बाद में कर लेंगे। तो नाभिलंब वाला जो शब्द है इससे भी आप परिचित हो जाएं। इसके बाद या अगर हम नाभिलंब की लंबाई अभी ज्ञात करना चाहें तो ऐसे ज्ञात करेंगे। दीर्घवृत्त का समीकरण है x² / a² + y² / b² = 1। नाभिलंब का जो ऊपरी सिरा है उसको कोई भी नाम दे दें। जैसे अगर हम यहाँ नाभिलंब का ये जो ऊपरी सिरा है इसको d मान लें और निचले सिरे को d' मान लें, तो नाभिलंब की लंबाई dd' होगी और s इसका मध्य बिंदु होगा। सिमेट्री से हम कह सकते हैं तो sd जो ऊंचाई है उतनी ही sd' होगी। तो मान लें कि ये sd ऊंचाई y1 है, तो फिर d के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। पहला कोऑर्डिनेट तो d का हमें पता ही है। जैसे हम मूल बिंदु से शुरू करके d तक पहुंचने के लिए a ही दूरी तो x अक्ष की दिशा में चलेंगे और अगर ये ऊंचाई y1 मान रहे हैं तो y1 दूरी y अक्ष की दिशा में चलेंगे। तो d के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे ae, y1। तो जो नाभिलंब का ऊपरी सिरा है d, उसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट तो a हमें ज्ञात ही है और सेकंड कोऑर्डिनेट यानी वो ऊंचाई y1 मान ली। फिर ये बिंदु क्योंकि दीर्घवृत्त पर है अतः ये निर्देशांक दीर्घवृत्त के समीकरण को संतुष्ट करेंगे। तो ये निर्देशांक दीर्घवृत्त के समीकरण में रखें, यानी x की जगह a और y की जगह y1 रखें तो आ जाएगा a² e² / a² प्लस y1² b² = 1। और इस इक्वेशन को y1 के लिए हल कर लें, a² कैंसिल हो जाएगा तो ये आएगा y1² = b² × 1 - e²। पहले e² इधर आ जाएगा और फिर 1। ये रिलेशन हम जानते हैं कि a² × 1 - e² की वैल्यू b² होती है। तो इससे 1 - e² की वैल्यू निकालें तो 1 - e² का मान आ जाएगा b² / a²। और 1 - e² का ये मान यहाँ रख दें तो ये जो y1² है वो हो जाएगा b² × 1 - e² की जगह b² / a²। तो ये टर्म हो जाती है b की पावर 4 b⁴ / a²। और इससे y1 जो कि पॉजिटिव क्वांटिटी थी, y1² का ये मान है तो y1 का मान आ जाएगा b² / a, इसका स्क्वायर रूट लेने पर, और इसका दोगुना वो नाभिलंब की लंबाई हो जाएगी dd' यानी 2y1, और उसका मान आ जाएगा क्योंकि y1 का मान b² / a है तो 2b² / a। तो ये इस बात का प्रूफ हो गया कि नाभिलंब की लंबाई 2b² / a कैसे होती है। तो ये बात हमने इस एलिप्स जिसका कि इक्वेशन हमने पिछले आर्टिकल में पिछले वीडियो में निकाला था, उस एलिप्स से संबंधित बहुत सारी बातें यहाँ हमने अभी समझी हैं। उसकी शेप कैसी होती है, उससे संबंधित शब्दावली में नाभि, नेता, नाभिलंब, मुख्य अक्ष, दीर्घ अक्ष, लघु अक्ष, वर्टेक्स, शीर्ष वगैरह। इसके अलावा हमने ये भी देखा है कि दीर्घवृत्त के इधर जो नाभि और नेता होते हैं उनके सिमेट्रिक दूसरे नाभि नेता इधर भी होते हैं। अंतिम बात जो इस वीडियो में हम ले रहे हैं वो ये ले रहे हैं कि ये जो एलिप्स का समीकरण था इसमें ये a और b जो दो क्वांटिटीज़ हैं इनमें a बड़ी राशि थी, b छोटी है। वो कैसे पता लग रहा है? e 1 से कम है, और जब e 1 से कम है तो e² भी 1 से कम होगा। जब e 1 से कम पॉजिटिव राशि है तो e² भी 1 से कम पॉजिटिव राशि होगी, और जब e² 1 से कम है तो 1 - e² भी 1 से कम पॉजिटिव राशि ही होगी। पॉजिटिव तो इसलिए कि बड़े में से छोटा घटाया, ये इसलिए पॉजिटिव होगा। और 1 से छोटा क्यों होगा? ये क्योंकि 1 में से कुछ ना कुछ घटा रहे हैं, तो 1 में से कुछ घटा रहे हैं तो 1 से छोटा आ जाएगा। तो 1 - e² 0 से बड़ी और 1 से छोटी राशि होती है। और 1 - e² क्योंकि 1 से छोटी राशि है तो a² का जब गुणांक 1 - e² रखेंगे तो ये पूरी राशि a² से छोटी आएगी।
जिसे कि हम बी स्क्वायर कहते हैं। तो यहाँ बी स्क्वायर ए स्क्वायर से छोटा होगा, और इसलिए ये जो ए और बी है ऊपर वाले दीर्घवृत्त में, उनमें बी छोटा होता है, ए बड़ा होता है। ज्योमेट्रिकली भी अगर हम देखें तो जो ए है वो ये दूरी है और बी है वो ये दूरी है, ये छोटी होती है, ये बड़ी होती है। तो ये जो दीर्घवृत्त का समीकरण है, और इस दीर्घवृत्त की शेप ये जो है वो तब है जब ये ए बड़ा है बी छोटा है, और ए और बी में रिलेशन ये है। अब हम इस बात पे आए कि दीर्घवृत्त की शेप में बदलाव क्या हो जाएगा जब दीर्घवृत्त का, यानी ये वाला दीर्घवृत्त लें, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, जहाँ बी बड़ा है ए से, ये बड़ा है। तो इस दीर्घवृत्त के बारे में यह है कि इसकी शेप तो कैसी हो जाएगी। इस दीर्घवृत्त की शेप ऐसी हो जाएगी जैसे वही दीर्घवृत्त 90 डिग्री रोटेट हो गया हो, तो उसकी जो दीर्घ वाली अक्ष है वो वाई अक्ष पे आ जाएगी और छोटी वाली अक्ष एक्स अक्ष पे आ जाएगी। ये बिंदु बी जिसके कोऑर्डिनेट्स 0, बी होंगे, और ये बिंदु बी डैश उसके कोऑर्डिनेट्स 0, बी होंगे। ये बिंदु ए वही रहेगा a, 0, और ये बिंदु a डैश अब रहेगा -a, 0। लेकिन अब ये जो पहले यहाँ दीर्घ अक्ष थी वो अब ये लघु अक्ष हो जाएगी, और ये वाली दीर्घ अक्ष हो जाएगी। कब? जब दीर्घवृत्त के समीकरण तो वही हो लेकिन उसमें b बड़ा हो। अब सब कुछ चेंज हो जाएगा। जैसे ये वाला जो दीर्घवृत्त है, ये दीर्घवृत्त जैसे 90 डिग्री घुमा दिया गया हो, ये दीर्घवृत्त 90 डिग्री घुमा दिया गया हो वैसा बन जाएगा। और इस दीर्घवृत्त के बारे में शब्दावली ये होगी, एक बार फिर बता दूं, ये कब है? जब समीकरण तो दीर्घवृत्त का वही हो लेकिन उसका b बड़ा हो a से, तब शेप ऐसी हो जाएगी। बड़ी वाली अक्ष y अक्ष पे आ जाएगी, लघु अक्ष x अक्ष पे आ जाएगी, नाभि यहाँ आ जाएगी s, कोऑर्डिनेट्स उसके हो जाएंगे 0, BE, और दूसरी नाभि यहाँ होगी s डैश, उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 0, -BE। नेता यहाँ पर होगी जिसका समीकरण होगा y = b/e, और एक नेता नीचे होगी जिसका समीकरण होगा y = -b/e। यानी जस्ट a की जगह b और b की जगह a, x की जगह y, y की जगह x, और a की जगह b, b की जगह a कर दें तो वो दीर्घवृत्त बनता है ये वाला, और अकॉर्डिंगली इसकी सारी शब्दावली चेंज हो जाएगी। तो जो हमने दीर्घवृत्त का मानक इक्वेशन पिछले वीडियो में प्राप्त किया था, उस इक्वेशन, मानक इक्वेशन से रिलेटेड बहुत सारी बातें हमने यहाँ पढ़ी हैं। दीर्घवृत्त की शब्दावली, उसके सेकंड पेयर ऑफ फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स, और दीर्घवृत्त की शेप में क्या चेंज आएगा जब ए की बजाय बी बड़ा